हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। आज हम लोग क्लास 11th का नया चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा कि नाम है, नाम ही से पता चल रहा है कि इसमें एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली में एटम होगा कैसा, एटम देखने में होता कैसा है। ठीक है, तो जिसमें हम लोग सिलसिला ढंग से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, बोर्स मॉडल, सोमरफेल्ड का एटॉमिक मॉडल होते हुए हेजनबर्ग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली वगैरह से लेकर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स जान ले, है ना। कि आफ्टर मतलब जब डिस्कवरी हुआ था इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का, उससे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर सामने आया, तो आज हम लोग पहले क्लास में उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग जान लेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम लोग प्यारे बच्चों जानेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ई लिखते हैं, नीचे में -1 और ऊपर में क्या, 0। यानी मास जो होता है इसका 0 होता है और चार्ज जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, कौन है इसका डिस्कवरर? इसका डिस्कवरर कौन है प्यारे बच्चों? तो इसका डिस्कवरर है हमारे, है ना, जे थॉमसन साहब। ठीक है, यानी डिस्कवरर में जे थॉमसन साहब का नाम आता है। हालांकि आप लोग का इस केस में जूलियस प्लकर साहब का भी योगदान है ना। तो इस केस में हम लोग जानेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको समझाने में या उसको बतलाने में जे थॉमसन का हाथ है, इसलिए डिस्कवरर में हम लोग जे थॉमसन का नाम हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो सिंबल हो गया आप लोग का, ई लिखते हैं, नीचे में -1, ये चार्ज हो गया नीचे, ऊपर मास। डिस्कवरर हो गया आप लोग के जे थॉमसन। और आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन को पहले हम लोग कैथोड रे के नाम से जानते थे। ठीक है, तो जूलियस प्लकर साहब ने जब इसका डिस्कवरी किया था तो उस समय इसको कैथोड रे, चूंकि कैथोड से ये निकलता था इसलिए इसको कैथोड रे नाम उन्होंने दिया था। लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने में जे थॉमसन साहब का हाथ था, इसलिए डिस्कवरर में जे थॉमसन का नाम जाता है। ठीक है, तो डिस्कवरर हो गया आप लोग का जे थॉमसन। ठीक है, इसका अगर हम पूछे रिलेटिव चार्ज कितना होता है, रिलेटिव चार्ज कितना होगा, तो रिलेटिव चार्ज यानी अगर किसी के रिस्पेक्ट की अगर बात करें तो रिलेटिव चार्ज हो गया इसका कितना, -1। ठीक है, और अगर इसका एब्सोल्यूट चार्ज की बात करें, एब्सोल्यूट चार्ज की बात करें तो इसका एब्सोल्यूट चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। ये होता है आप लोग का एसआई में। ठीक है, ये याद रख लेना है, न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने में, है ना, इसका जरूरत होता है आप लोग का एब्सोल्यूट चार्ज का। और सीजीएस में ये होता है -4.8 × 10⁻⁻10 क्या, ESU, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। ये सीजीएस है, तो याद रखिएगा कि चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होगा और चार्ज का सीजीएस यूनिट जो होगा वो ESU होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, पता है आप लोग को, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया, एवोगाड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछा जा रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर का कितना होगा, तो एवोगाड्रो नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है एवोगाड्रो नंबर, 6.02 × 10⁻23 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आता है 96500 कूलम, जिसको हम लोग 1 फराडे कहते हैं। ठीक है, 1 फराडे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1 फराडे यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो गया प्यारे बच्चों, 1 फराडे हो गया। और 1 फराडे जो है वो कितना कूलम के बराबर हो गया, 96500 कूलम के बराबर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि फराडे जो है वो आप लोग का सबसे बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। याद रखेंगे कि कोई पूछेगा कि बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कौन हो गया, तो बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है, चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फराडे होता है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट यूनिट आप लोग जानते हो, फ्रैंकलिन बोलते हैं उसको।
ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक फराडे हो गया, और एक फराडे जो है वो 1 मोल या 1 एवोगाड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जिसका वैल्यू होता है 96500 कूलम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान में हम लोग को रखना है। ठीक है, आइए अगर हम लोग बात करें, ये तो हम लोग चार्ज की बात किए। ठीक है, इस केस में आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब चार्ज के वेलोसिटी पर डिपेंड करता है कि चार्ज का वेलोसिटी कितना है आप लोग का, है ना। चार्ज का वेलोसिटी 0 हो गया है क्या, या चार्ज का वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो गया है या कांस्टेंट नहीं है, तो उस पर आप लोग का डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा या दोनों बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर किसी चार्ज का वेलोसिटी अगर 0 हो जाता है तो अपने चारों तरफ कौन सा फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर चार्ज का वेलोसिटी जो है वो आप लोग का 0 नहीं है तो वैसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनता है आप लोग का, और कांस्टेंट हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इमिट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट में आ जाए, हम लोग है ना मास की बात करें। अगर रिलेटिव मास की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को पता है कि रिलेटिव मास कितना होता है, तो सिंबल में आप लोग देखे हो कि रिलेटिव मास तो 0 लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास होता है वो 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रिलेटिव मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो हाइड्रोजन एटम का 1/1837वां भाग। ठीक है, जो करीब करीब होता है आप लोग का 0.000548 क्या AMU, है ना, यानी 0.000548 AMU के बराबर होता है इसका रिलेटिव मास। AMU का मतलब समझ गए होंगे, एटॉमिक मास यूनिट होता है। और इधर आप लोग को पता है कि 1 AMU कितना के बराबर होता है, तो 1 AMU बताए थे कि 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है 1 AMU का वैल्यू। ठीक है, तो रिलेटिव मास जो होता है वो 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, यानी 0.0000548 AMU, यानी लगभग इसको हम लोग 0 AMU मान सकते हैं। ठीक है, लगभग 0 AMU, लेकिन 0 नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम पूरा वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी तरह से रिलेटिव मास की बात करेंगे, तो एब्सोल्यूट मास की क्यों नहीं बात करें। तो आइए एब्सोल्यूट मास की बात कर लेते हैं। एब्सोल्यूट मास कितना होगा, तो एब्सोल्यूट मास कितना होगा, तो आपको पता है कि ग्राम या किलोग्राम में रिप्रेजेंट करना है इसी चीज को। तो एब्सोल्यूट मास कितना होता है आप लोग का, तो एब्सोल्यूट मास होता है आप लोग का 9.1 × 10⁻31 क्या kg, या 9.1 × 10⁻28 क्या ग्राम। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास जो होगा वो 9.1 × 10⁻31 kg होगा, या 9.1 × 10⁻28 क्या ग्राम होगा। और इस मास को हम लोग रेस्ट मास कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो मास है आप लोग का, है ना, दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, बोलो कौन सा मास इसको हम लोग बोलते हैं, रेस्ट मास, है ना। एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, है ना, एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, इसको ठीक से लिख देते हैं। तो किसी भी मास ऑफ पार्टिकल जो है, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला है कि कोई भी पार्टिकल का मास, रेस्ट मास कब होगा, जब नीचे वाला का वैल्यू 1 होएगा। ठीक है, नीचे वाला का वैल्यू 1 कब आएगा, जब V/C का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, है ना। तो वैसे केस में उस पार्टिकल के मास को हम लोग कौन सा मास कहेंगे, रेस्ट मास कहेंगे। यहाँ पे आप लोग को सबसे परिचय करवा लें, ठीक है, कि M जो है ये मास है आप लोग का पार्टिकल का, M जो है वो मास हो गया पार्टिकल का। m0 जो है इसको हम लोग कौन सा मास कहेंगे प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड रेस्ट मास, है ना। m0 रेस्ट मास हो गया आप लोग का। V क्या हो गया आप लोग का, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, उस पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया। एंड व्हाट इज C हियर, C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। C जो है वो लाइट का वेलोसिटी हो गया। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है, कि अगर मान लो कि ये तो हम लोग को पता है कि V और C दोनों का वैल्यू अगर सेम हो गया तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, तो इन्फिनाइट हो जाएगा मास। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल का M का वैल्यू m0 कब होगा,
m का वैल्यू m नॉट तब होगा जब ये पूरा वैल्यू आप लोग का कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है, कोई पूछेगा कि रेस्ट मास होता क्या है, तो रेस्ट मास होता क्या है कि अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत बहुत कम है, ठीक है, तब वैसे केस में इतना कम है कि v/c का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। यानी आप लोगों का नीचे वाला का वैल्यू बहुत ज्यादा है, ऊपर वाला का वैल्यू कम है, यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जब वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम हो जाए तो वैसे केस में उस पार्टिकल का मास किसके बराबर हो जाएगा, m का वैल्यू m नॉट के बराबर होगा, यानी उस पार्टिकल के मास को रेस्ट मास कहेंगे। तो एक चीज याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे नोट में, है ना, नोट में याद रखिएगा, नोट के पहला पॉइंट में, ठीक है, क्या कि अगर मान लीजिए कि v का वैल्यू बहुत 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 कम है, किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम है, तो कम है, कितना कम है, इतना कम है कि v/c का वैल्यू कितना हो जाए 0, है ना, यानी नीचे वाला वैल्यू ज्यादा होगा, ऊपर वाला वैल्यू कम होगा। बहुत ज्यादा होगा तो डिवाइड करेगा तो उसका वैल्यू जो है वो अप्रॉक्स में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो वैसे केस में आप लोग कह सकते हो कि तब उस मास ऑफ पार्टिकल को हम लोग क्या कहेंगे, रेस्ट मास कहेंगे, यानी m किसके बराबर हो जाएगा, m नॉट के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो गया, यानी उस पार्टिकल का वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो v और c दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 हो जाएगा तो वैसे केस में आप लोग का मास जो होगा वो पार्टिकल का वो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो किसी भी पार्टिकल का मास इन्फिनाइट कब होगा, जब उस पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगा। लेकिन अगर उस पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत बहुत कम होगा, तब उस पार्टिकल के मास को हम लोग कौन सा मास कहेंगे, रेस्ट मास कहेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो मास है इलेक्ट्रॉन का उसको रेस्ट मास कहा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ जो आप लोग का इलेक्ट्रॉन है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से काफी काफी कम होता है, और इस कारण से इस मास को हम लोग कौन सा मास कहते हैं, रेस्ट मास। तो आप लोग को इस पे अगर प्रॉब्लम आएगा, v/c का वैल्यू दिया रहेगा, है ना, या m नॉट दिया रहेगा, तो आप आराम से m निकाल सकते हैं, यानी कोई भी अननोन डाटा रहेगा बाकी गिवन डाटा से, तो आप प्यारे बच्चों आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब जब मास की बात हो चुकी है, ठीक है, यानी हम लोग क्या बात कर लिए, हम लोग देख लिए कि डिस्कवरी, यानी डिस्कवरर कौन था आप लोग का, है ना, और किस तरह से, यानी हम लोग अभी तक क्या देखे, हम लोग देख लिए पिछले जो हम लोग पढ़ा रहे थे उसमें सिंबल देख लिए, डिस्कवरर देख लिए, रिलेटिव चार्ज देख लिए, एब्सोल्यूट चार्ज देख लिए। एब्सोल्यूट चार्ज के बाद फिर हम लोग क्या देख लिए, रिलेटिव मास देख लिए, एब्सोल्यूट मास देख लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात करें। ठीक है, यानी 7 नंबर में एब्सोल्यूट मास के बाद अब अगर पूछ देगा कि E/m वैल्यू कितना होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो E/m वैल्यू। E का मतलब चार्ज हो गया और m का मतलब हो गया मास, यानी चार्ज और मास का रेशियो। तो इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज कितना हो गया तो आप लोग से पूछेगा, तो आप लोग जानते हो कि 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और अगर मास अगर पूछेगा, है ना, तो वो देख लेना कि कूलम पर ग्राम में पूछ रहा है कि कूलम पर किलोग्राम में पूछ रहा है। अगर पर ग्राम में पूछेगा तो कितना होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम। यहाँ से आप लोग E/m वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई पूछेगा आप लोगों का कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया कहाँ जाता है E/m वैल्यू के बाद, अगर हम लोग बात करें कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है ना, मतलब कि कहाँ पाया जाता है, मतलब कैसे रिएक्शन में भाग लेगा, तो हम लोग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो टेक पार्ट इन कैसा रिएक्शन, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में भाग नहीं लेता, है ना, ये जो है वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। और आगे हम लोग बात कर ले कि आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन का 3 नाम दिया गया। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन को कहा गया कैथोड रे। इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे किसने कहा था, तो जूलियस प्लकर साहब ने इसका नाम रखा था। जूलियस प्लकर साहब ने इलेक्ट्रॉन का नाम क्या रखा, कैथोड रे। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का नाम क्या पड़ा, नेगाट्रॉन पड़ा।
नेगाट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से परा। नेगाट्रॉन किसने रखा? तो जे थॉमसन साहब, यानी जे थॉमसन साहब जो हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन का नाम क्या बुलाते थे? यानी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं कहा, उसको नेगाट्रॉन कहा, यानी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल नाम दिया। और जूलियस प्लकर ने इसको कैथोड रे कहा। तो सवाल यह है कि फिर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन किसने कहा? तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कहने वाले साइंटिस्ट का नाम है स्टोने। ठीक है, तो स्टोने ने इलेक्ट्रॉन का नाम क्या रखा? इलेक्ट्रॉन रखा प्यारे बच्चों। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना होगा, तो रेडियस तो वही हम लोग मान के चलते हैं कि लगभग आप लोग का 10⁻13 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻15 मीटर होगा आप लोगों का, है ना। तो इसी के बीच में वो एकोमोडेट करेगा एटम, यानी एटम के साइज के बराबर कम से कम होना चाहिए आप लोग का। तो यहाँ पे हम लोग रेडियस 10⁻13 सेंटीमीटर या 10⁻15 मीटर मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है। तो ये हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ जानकारी मिल गई, तो आप लोग इसको याद रखना है ना। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है आप लोग का, जिसमें रिलेटिव मास की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन कैलकुलेशन वक्त एब्सोल्यूट मास और एब्सोल्यूट चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।